एपिक हिस्ट्री टीवी और हिस्ट्री मार्च की पेशकश। (1805) के दिसंबर में ऑस्टरलिट्ज के युद्ध में फ्रांस के राजा नेपोलियन बोनापार्ट ने ऑस्ट्रियन और रशियन सेना के खिलाफ एक काफी अच्छी जीत जीती। नेपोलियन अब पूरे यूरोप पे हावी हो चुका था। अब वो यूरोप पे अपनी मनमर्जी चला सकता था। वहीं 1806 की फरवरी में मार्शल मसीना की देखरेख में उसने एक सेना भेजी नेपल्स के राजा को हराने के लिए, जो कि उसके साथ कभी भी हाथ नहीं मिलाते, और उनकी जगह नेपोलियन ने अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को दे दी और दूसरे भाई लुई को हॉलैंड का राजा बना दिया गया। उनके जर्मन एलाइज बवेरिया और वुर्टमबर्ग, इनको एक राज्य घोषित कर दिया गया और नेपोलियन ने खुद को प्रोटेक्टर ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ द राइन का खिताब दे दिया। जर्मन स्टेट्स की एक नई अलायंस, जिन्होंने नेपोलियन को कुल 60,000 सैनिक दिए। इस नई पर कड़वी सच्चाई को देखते हुए ऑस्ट्रिया के राजा फ्रांसिस ने होली रोमन एम्पायर को निष्कासित कर दिया, जो कि 1000 साल पहले शारलेमेन द्वारा स्थापित किया गया था। पर अब ना ही इनके पास लक्ष्य था और ना ही उसके कदम पर चलने वाले। ऑस्ट्रिया पूरी तरीके से अपमानित हो चुका था और फ्रांस अभी भी ब्रिटेन, स्वीडन और रशिया के साथ युद्ध में था। पर अब 1806 की गर्मियों में सबकी नजरें बस प्रशिया पर थीं। प्रशियन राजा फ्रेडरिक विलियम III को नेपोलियन के इरादे अच्छे नहीं लगते थे, ना ही वो उस पे विश्वास करते थे, और वो रशिया के साथ कोalition में शामिल होना चाहते थे। पर तभी उनके पास ऑस्टरलिट्ज में हुई हार की खबर आती है। वो अपनी पत्नी क्वीन लुईस की बातों से काफी प्रभावित थे, जिनको फ्रांस और नेपोलियन से बहुत नफरत थी। लुईस एक वॉर पार्टी प्रशियन कोर्ट में ले जाती है। चीजें बढ़ते बढ़ते हैनोवर के सर पे आ गई थी, एक जर्मन स्टेट जो कि ब्रिटेन के राजा जॉर्ज III की संपत्ति थी। इसके बाद उसे फ्रेंच ने कब्जा लिया और नेपोलियन द्वारा प्रशिया को दे दिया गया था, सीमा रेखाओं के बदलाव के बदले। अब प्रशिया को पता चल गया था कि नेपोलियन हैनोवर को वापस ब्रिटेन को देने की सोच रहा है। फ्रेडरिक के एडवाइजर्स ने उसे बताया कि अब युद्ध के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पर तभी प्रशिया ने एक बुनियादी रणनीतिक भूल कर दी। उसने नेपोलियन को एक अल्टीमेटम भेजा, बिना अपने कोalition के नए साथियों को बताए। उनकी सेनाएं प्रशिया की मदद करने के लिए काफी दूर थी। प्रशिया को अब नेपोलियन की ग्रांड आर्मी का सामना बस एक छोटे स्टेट सैक्सोनी के सपोर्ट के साथ करना पड़ेगा। (1806) के दौरान प्रशियन आर्मी की बहुत ही भयावह छवि बनी हुई थी, जो कि 50 साल पहले फ्रेडरिक द ग्रेट की वजह से थी। नेपोलियन, जिसे इतिहास में काफी रुचि थी, इस बात को बखूबी जानता और सम्मान करता था। पर प्रशियन आर्मी अब अपने गौरव को बिछाए आराम कर रही थी। उसके जनरल्स बूढ़े हो गए थे और इनके कर्मचारियों का काम बाधित होता है नौकरशाही और प्रतिद्वंद्विता के कारण, और अब इनकी चालों को आराम से देखा और समझा जा सकता था। पर तब भी इन पे भरोसा करके युद्ध ही लड़ा जा सकता था। और पर्शियन घुड़सवार पूरे यूरोप में सबसे अव्वल दर्जे के माने जाते थे। अक्टूबर 1806 में नेपोलियन ने सैक्सोनी पर आक्रमण कर दिया, जिसमें 1,66,000 सैनिक और 256 तोपें शामिल थीं। 3 कॉलम्स में आगे बढ़ते हुए नेपोलियन की सेना ने यूरेंगरवर्ल्ड की पहाड़ी जंगलों को पार करना शुरू किया, जिसके रास्तों को गुप्तचरों ने अच्छे से भांप लिया था। नेपोलियन का सीधा निशाना लाइप्जिग था। उसका अंदाजा था कि वो प्रशियन आर्मी से जल्द ही भिड़ेगा, जो कि गेरा के आसपास होंगी। पर दरअसल प्रशियंस काफी पश्चिम में थे, जिनकी सेना एयरफुट के आसपास थी, नदी साला के पश्चिमी तट के करीब। पर्शियन सेना के कमांडर ड्यूक ऑफ ब्रॉन्सविक नेपोलियन की सेना पर बाईं तरफ से आक्रमण करने की तैयारी पर थे, पर उन्हें फ्रेंच सेना की स्पीड का अंदाजा नहीं था
जिसको देखते हुए उसने उत्तर की ओर पीछे हटने का आदेश दिया, जहां वो एक नई डिफेंसिव लाइन बना सके। साउथफील्ड में 10 अक्टूबर को मार्शल लैंड की 5th कॉर्प्स का सामना हुआ पर्शियन एडवांस गार्ड से, जिसके कमांड में थे प्रिंस लुई फ्रेडरिक। उनकी सेना पूरी तरीके से उथल पुथल हो गई थी और प्रिंस लुई एक क्वार्टर मास्टर से लड़ते हुए मारे गए। 3 दिन बाद येना के पास लैंड को एक बहुत बड़ी प्रेशियन सेना मिलती है, जिससे सामना करते ही वो नेपोलियन को खबर पहुंचाता है। नेपोलियन, जिसको पूरा यकीन था कि उसने मेन प्रेशियन आर्मी ढूंढ निकाली है, अपने सारे कॉर्प्स को ऑर्डर देता है येना पे युद्ध करने के लिए। बर्नाडोट की पहली कॉर्प्स और डेवो की 3 कॉर्प्स साला को पार करते हुए उत्तर से पर्शियन सेना पे हमला करते। नेपोलियन इस बार गलत था। लैंड के सामने 35,000 ताकतवर पर्शियन रियर गार्ड खड़े हुए थे, जिनको कमांड कर रहे थे जनरल होहेट लोहर्ट। वहीं मेन 52,000 की पर्शियन आर्मी, जो कि ड्यूक ऑफ ब्रॉन्सविक के अंडर थे, इस समय काफी उत्तर में थे और वो सीधे डावो से ही टकराने के लिए जा रहे थे। द बैटल ऑफ येना 14 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे शुरू होता है। कोहरा सर पे था। मार्शल लैंड की 5 कोर ने नदी के किनारे के हिस्से को कब्जा रखा था। उनका सबसे पहला काम था प्रेशियंस को पीछे धकेलना, ताकि बाकी की फ्रेंच आर्मी आगे आ सके। उनकी इन्फेंट्री आगे बढ़ती है और अब इन 3 जगहों पे भीषण युद्ध शुरू हो चुका था। कोस्पेडा, क्लोत्सोविट्स और लुत्सरोडा। और वहीं ऑर्जरो की 7th कॉर्प्स नदी पार करके मेन युद्ध भूमि की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं सुल्त्स की 4थी कोर पहाड़ों के ऊपर से होते हुए दाहिनी ओर को सिक्योर कर रहे थे। वहीं नेपोलियन अब युद्ध भूमि में उतर चुका था और वो पूरी युद्ध भूमि का जायजा ले रहा था और विल्सन हैलिगन पे आक्रमण करने के लिए 25 तोपों की बैटरियों का इंतजाम कर देता है, पर एक पर्शियन काउंटर अटैक के चलते उन्हें पीछे हटना पड़ता है। वहीं तकरीबन 10 बजे दाहिनी ओर सुल्त्स की इन्फेंट्री क्लोत्सोविट्स पर कब्जा कर लेती है, पर वहीं रोडिगन के पास अपनी दाहिनी ओर से मात खाते हैं। वहीं सोल्ट्स के घुड़सवारों के हमले से प्रशियन राइट फ्लैंक पीछे हटने लगता है और इसी बीच वो 2 दुश्मनी कॉलम हथिया लेते हैं, जहां 6ठी कोर मुहाने पर आते हुए दिख रही थी। मार्शल ने, जो कि निडर पर ना समझ थे और उसकी परवाह ना करते हुए विल्सन हैलिगन के आसपास होती हुई लड़ाई में कूद पड़ते हैं और कुछ ही देर बाद प्रशियन काउंटर अटैक की वजह से वो अपनी सेना से कट ऑफ हो जाते हैं और नेपोलियन की गार्ड कैवलरी को उन्हें बचाने आना पड़ता है। जनरल हाहान लोअर इस वक्त बस 15,000 और सैनिकों के आने का इंतजार कर रहे थे, जो कि जनरल रूशर के अंडर थे और कभी भी पहुंच सकते थे। तब तक के लिए वो काफी ध्यान से रणनीतियां बना रहे थे। अपनी डिफेंस लाइन को वो बरकरार रखने की कोशिश कर रहे थे और काउंटर अटैक्स बहुत ही कम कर रहे थे, पर समय उनके साथ नहीं था। नेपोलियन ने दिन की शुरुआत मात्र 25,000 सैनिकों से की थी और दिन के 12:30 होते ही फ्रेंच सेना की कुल तादाद अब बढ़ के 96,000 तक हो गई थी। बोला जाता है कि जब नेपोलियन इंपीरियल गार्ड के पास से जा रहा था, एक जवान सैनिक जो कि युद्ध भूमि में जल्द से जल्द जाना चाहता था, चिल्ला के कहता है, आगे बढ़ो। नेपोलियन रुक के पूछता है कि ये किसने कहा और उसे एक बिना दाढ़ी का मर्द कहकर धिक्कारते हैं। नेपोलियन आगे बोलता है कि जब तक वो तकरीबन 30 युद्ध और ना लड़ ले, तब तक उसे कमांड करने का हक नहीं है। पर अब समय आ चुका था। हालांकि सारे इंपीरियल गार्ड्स अभी भी बस रिजर्व में खड़े थे। बाकी के फ्रेंच कोर्स को ऑर्डर दिया जाता है आगे बढ़ने का। प्रशियन सेना की मुट्ठी से अब जमीन छूट रही थी। शुरुआत में तो उन्होंने काफी कोशिश करी, पर अंत में वो सब बिखर गए। मोरास के घुड़सवार भागते हुए सैनिकों के पीछे छोड़ दिए गए, जो कि भागते हुए सैनिकों का पीछा करके उनको मार रहे थे।
जनरल रूशेल की 2 डिविजन्स अब आ चुकी थीं और सबसे गलत वक्त पर। उन्होंने 5वें कोर के हमले को काफी अच्छे से संभाले रखा, पर जल्द ही वो भी बाकी सेना की तरह तोप के गोलों की वजह से तितर-बितर होने लगे। वहीं 12 मील उत्तर में ऑरस्टेड के पास मार्शल टावू दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ रहे थे, जो कि येना में प्रशियन सेना पे हमला करने की फिराक में थे। पर ठीक उसका उल्टा उन्हें ड्यूक ऑफ ब्राउंसविक के साथ प्रशियन मेन सेना का सामना करना पड़ता है। टावू की मेन कोर 27,000 आदमी और 47 तोपें अब अपने से दुगने बड़े दुश्मन का सामना करने वाले थे। जहां बर्नाडोट की पहली कोर, जिसको आदेश था डावो का सपोर्ट करने का, वो कहीं भी दूर दूर तक नहीं थी। डावो, जिसका निकनेम था आयरन मार्शल, बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। उन्होंने हैसेनहौसन के गांव में अपनी पहली डिवीजन से एक डिफेंसिव लाइन बना दी। उनकी इन्फेंट्री अब स्क्वायर्स में खड़ी हो रही थी, भारी घुड़सवार हमलों को सहने के लिए, जो कि जनरल प्लूकर्स के एडवांस गार्ड थे। उनकी बची हुई 2 इन्फेंट्री डिवीजन भी लाइन को और मजबूत करने के लिए आगे आई और प्रशियन सेना के बराबर हमलों में डटकर खड़ी रही। पर प्रशियन सेना के हमले बहुत ही धीमे और अच्छे नहीं थे, और ना ही उन्होंने अपना तादाद में ज्यादा होने का फायदा उठाते हुए पीछे से हमला करने की कोशिश करी। और कुछ ही समय बाद ड्यूक ऑफ ब्राउंसविक की आंख में गोली लगती है और ऐसा घाव दे जाती है जिससे उनकी मौत हो सकती थी। फ्रेडरिक विलियम ने खुद कमांड ले लिया। बहुत सारी प्रशियन यूनिट्स घबरा गई, पर वो सबको बता रहे थे कि नेपोलियन की फ्रेंच आर्मी का उन्होंने सामना किया है। तकरीबन 12-15 के आसपास मार्शल टावू काउंटर अटैक करते हैं। प्रशियन आर्मी वापस घूम के दबे पांव भागने लगती है। टावू ने सब कुछ अपने खिलाफ होते हुए भी एक लाजवाब विजय जीती थी। उसकी कॉर्प्स में 25% कैजुअल्टीज हुई थी। हर 4 आदमियों में एक या तो मर गया या तो घायल हो गया, और वहीं प्रशियंस की कैजुअल्टीज इससे दुगनी हुई। जब ये खबर नेपोलियन के कानों तक पहुंची कि मार्शल टावू ने अकेले ही पूरी प्रशियन मेन आर्मी का सामना करके उन्हें खदेड़ दिया है, पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, और नेपोलियन ने उसकी सराहना की और बाद में उन्हें ड्यूक ऑफ ऑरस्टेड से नवाजा। वहीं मार्शल बर्नाडोट को दाऊद के सपोर्ट में न आने के लिए कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। अब नेपोलियन की सेना हारी हुई प्रशियन सेना का पीछा कर रही थी और उन्हें अपनी ताकत वापस समेटने का मौका नहीं दे रही थी। येना और ऑरस्टेड के युद्ध के 2 हफ्तों बाद नेपोलियन के सैनिक, जिनका कमांड कर रहे थे दाऊद, और उनकी तीसरी कोर बर्लिन में पहुंचती हैं। वहीं अगले दिन जनरल होहेनलोहे प्रिंसलाउट पे आत्मसमर्पण कर देते हैं, और वहीं ल्यूबिक में जनरल प्लूकर और 20,000 प्रशियंस शहर से बाहर भारी लड़ाई के बाद खदेड़ दिए जाते हैं और उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ता है। और वहीं मैग्डेबर्ग में 25,000 प्रशियंस की घेराबंदी कर दी जाती है, जिसके बाद वो मार्शल नई को सरेंडर कर देते हैं। प्रशियन सेना अब नेपोलियन से पूरी तरीके से हार चुकी थी। मात्र 33 दिन में प्रशिया के 30,000 सैनिक मारे गए, 1,40,000 सैनिक बंदी बना लिए गए, 800 तोपें और 250 स्टैंडर्ड्स खो दिए गए। ये एक ऐसा अपमान था जो कि जनरल प्लूकर जैसे महान प्रशियन के लिए एक धब्बा था। सैक्सोनी की तरह किंग विलियम नेपोलियन के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर देते हैं और वो पूर्वी प्रशिया में डटे रहते हैं। उन्हें विश्वास था कि आती हुई रशियन सेना उनके राज्य को बचा लेंगी। नेपोलियन और द ग्रांड आर्मी की इस महान विजय के बावजूद इस युद्ध में काफी कुछ बाकी था। हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं YouTube चैनल हिस्ट्री मार्च का बैटल मैप और एनिमेशन के लिए।
और हाँ, शुक्रिया हमारे सारे पेट्रियन सपोर्टर्स का भी। विजिट करें एपिक हिस्ट्री टीवी के पेट्रियन पेज पर, जिससे आप हमारे चैनल में हमारी मदद कर सकें और आगे आने वाली काफी वीडियोस का अर्ली एक्सेस आपको मिल सके।